हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि वो पेशेंट जो हाइपोथायराइडिज्म के रोगी होते हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या परिवर्तन लाने चाहिए। चलिए इसी पे एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये हाइपोथायराइडिज्म रोग डायग्नोज होने के बाद इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो लगातार पूरी आगे की जितनी उम्र है, जितनी लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। उसका रीज़न क्या है कि हमारा थायराइड ग्लैंड है, पूर्ण मात्रा में जितनी हमारी शरीर को ज़रूरत होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, वो नहीं बना पाता। उसके अलग अलग कारण हैं, उसके वीडियो मैंने अलग बनाया हुआ है कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो यहाँ केवल इतना आप जानें कि इसकी मेडिसिन जो है ताउम्र खाई जाती। और दूसरी बात, इसकी डोज की टाइट्रेशन समय समय पर होती रहनी चाहिए। वो टीएसएच लेवल जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो एक इंडिकेटर हमें बना के रखता है कि हमें कितनी डोज इसे कब कब कैसे कैसे देनी है, ये डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं। और ये देखिए, इसकी डोज जो है एज के साथ, आपके अगर और कोई शरीर में और रोग नहीं है, जैसे डायबिटीज़ तो नहीं है, या कोई पेट का कोई रोग तो नहीं है, या और कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, या सब बातें देखकर, या कोई आपका हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब बातों का ध्यान रखकर उसकी डोज को टाइट्रेशन किया जाता है। आमतौर पे जो एजड लोग होते हैं उनकी डोज शुरू में कम दी जाती है, और फिर धीरे धीरे उनकी डोज को बढ़ाकर जितनी उनकी शरीर की ज़रूरत होती है उतना इस डोज को दिया जाता है। क्योंकि देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स की अगर शुरू में ही एडिक्वेट डोज दे दें तो कभी कभी क्या होता है, एंजाइना का अटैक पड़ सकता है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये इतनी आगे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये जान लीजिए कि ऐसी इसलिए हमेशा डॉक्टर जो हैं लो डोज से शुरू करते हैं, और फिर 12.5 से 25 माइक्रोग्राम हर 2 से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के बीच में वो इसकी डोज को बढ़ाते चले जाते हैं। और जब जितनी ज़रूरत होती है, जब उनका टीएसएच लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाता है, तो फिर वो इसको डॉक्टर्स जो हैं इसकी डोज को कम कर देते हैं। दूसरी बात, ये जो दवाई होती है इसे हमेशा खाली पेट खाना होता है। उसका रीज़न क्या है कि ये खाली पेट ही हमारे जो स्टमक से एब्जॉर्ब हो सकती है। अगर ये और भोजन के साथ लिया जाएगा तो फिर इसका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, या किसी मेडिसिन के साथ इसे लिया जाएगा तो फिर भी इसका एब्जॉर्प्शन जो है, थायरॉक्सिन जो टैबलेट्स होती है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। फिर देखिए, ये हमेशा आप ये ना समझें कि सुबह ब्रेकफास्ट के समय ही खानी होती है। ऐसा भी होता है, कई लोगों की अपनी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि सुबह नहीं खा पाते, तो उन्हें रात के समय ले सकते हैं, लेकिन अपना जो डिनर है वो कम से कम डिनर में और इस मेडिसिन के बीच में गैप जो है लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि 2 ढाई घंटे में पेट जो है, उसमें जो भी हमने खाया होता है वो पास ऑन हो जाता है और पेट खाली हो जाता है। तो ये जो दवाई है, इसीलिए सेफर साइड रखते हुए 3 से साढ़े 3 घंटे में इसका खाना अच्छा रहता है। और ये दवाई अच्छे पानी के साथ, खूब अच्छी मात्रा पानी के साथ लेनी होती है। अब देखिए, इसके साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, तो उसमें ये थायराइड की जो हाइपोथायराइडिज्म की जो डोज है वो बिल्कुल एडुकेट होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर शुगर का लेवल जो है, इसमें ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन ला सकता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म की डोज बिल्कुल सही होगी तो ग्लूकोज कंट्रोल करने में आसानी होती है, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं उसको टाइट्रेशन करना पड़ता है, ये डॉक्टर्स का काम है। लेकिन अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म भी है और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है, तो या टाइप 1 है, तो हमेशा डॉक्टर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से इसकी डोज सेटिंग हमेशा कराते रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं हाइपोथायराइडिज्म में, तो प्रेगनेंसी होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, ये हो ही नहीं पाती है। कारण क्या है कि या तो उन्हें अबॉर्शन हो जाएगा या प्री टर्म डिलीवरी हो जाती। लेकिन इलाज कराने के बाद वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उन्हें प्रेगनेंसी में भी ये दवाई रेगुलर खानी होती है। और इसकी डोज जो है 40% ज़्यादा खानी होती है। जितनी आप हाइपोथायराइडिज्म में पहले खा रहे थे, प्रेगनेंसी होने के बाद इसकी डोज जो है 40% ज़्यादा दी जाती है, जिससे कि बच्चे के शरीर में किसी भी प्रकार का कोई विकार हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, जो आपके अंदर शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन
कम बन रहा था, जो ऊपर से दे रहे थे, बच्चे की भी ज़रूरत होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की। तो अगर ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन पूर्ण रूप से नहीं होगा तो क्या होता है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका शारीरिक डेवलपमेंट फिर रुक सकता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में 40% जो है मात्रा ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को खानी होती है और पूरी प्रेगनेंसी में उन्हें लेनी होती है। और देखिए, इसका कोई, इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। थायरॉक्सिन की जो टैबलेट्स होती हैं, जो हार्मोन है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसकी हमेशा टाइट्रेशन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के साथ हमेशा एडजस्ट करते रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर जो हैं हर तीसरे चौथे महीने इसका टेस्ट करा के आपकी डोज की सेटिंग करते रहते हैं। और ये डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट स्ट्रेंथ में ये टैबलेट्स मिलती हैं, तो उसको आसानी से वो सेट कर लिया जाता है। तो आम तौर पे जो TSH लेवल होता है, ये 0.4 से 4 मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर के हिसाब से इसकी डोज सेट की जाती है। तो उसी के बीच में, अगर इसी के रेंज में जो TSH होना चाहिए, तो उससे फिर क्या, उसी के मुताबिक वो डोज की टाइट्रेशन जो है, अपनी डॉक्टर्स जो हैं अपने अनुभव से उसकी डोज टाइट्रेट करते रहते हैं। तो और जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमेशा सारी उम्र खानी होती है, इसमें गैप नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन जब आपका नॉर्मल आ गया TSH, आप दवाई छोड़ दें, वो गलत होगा, क्योंकि आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बन ही नहीं रहा। तो इसलिए, और आगे धीरे धीरे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, तो आमतौर पे ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होती है। तो ये धीरे 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 जितने भी हमारे थायराइड के जो फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ पे ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, वो धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं, प्रोग्रेस होती रहती है बीमारी। तो इसलिए ये दवाई भी रेगुलर खानी होती है, कि ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में जिनको सब क्लिनिक हाइपोथायराइडिज्म होता है, वो तो ठीक हो सकते हैं, कि अगर उनका टेंशन की वजह से अगर उन्हें हाइपोथायराइडिज्म हुआ, तो अगर अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हैं, तो उनका TSH और T3 T4 नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन जिनको 100% जो अप्रूव्ड केसेस हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं, तो उनको तो ये दवाई ताउम्र खानी ही होती। फिर बात करते हैं, देखिए, कि ऐसे पेशेंट्स में आमतौर पे पूछा जाता है कि कोई परहेज होता है। देखिए, किसी ज़माने में परहेज होता था, जिस समय आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ये रोग लग जाया करते थे। तब ऐसे कुछ सब्जियां होती थी जिनकी खाने से, या कुछ इस प्रकार के पदार्थ होते थे जिनके खाने से आयोडीन जो है वो इसमें एब्जॉर्ब या हमारे शरीर में नहीं लग पाता था, वो इस्तेमाल नहीं हो पाता था। लेकिन आज की डेट में हम जितनी दुनिया में लोग हैं, जो नमक हम खाते हैं वो आयोडीन युक्त नमक होता है। इसलिए आज की डेट में इसमें कोई भी परहेज करने की खास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक टाइम था जिस समय बंद गोभी खाने को मना करते थे, फूल गोभी खाने को मना करते थे, या ये ब्रोकली खाने को मना करते थे, ये मूली खाने को मना किया जाता था, पालक खाने को मना किया जाता था, या सोयाबीन के प्रोडक्ट्स मना किए जाते थे। तो लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। फिर देखिए, दूसरी जो है, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स होते हैं। मतलब कि जिनके खाने से हमारा जो एजिंग प्रोसेस होता है, या हमारे शरीर में हाइपोथायराइडिज्म में वैसे ही शरीर कमज़ोर होता चला जाता है, उसमें बहुत सारे विकार बनते चले जाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो को ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हम फ्रूट्स खाते हैं, इनका इस्तेमाल अच्छी मात्रा में करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इस प्रकार के विटामिन्स होते हैं, इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जो हैं, जिनसे एजिंग प्रोसेस बढ़ता है, वो फिर घटाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ आपको थायराइड ग्लैंड में भी वो मदद करेंगे। जो ऑटो इम्यूनिटी है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए रोज़ दो फल तो रोज़ इस्तेमाल करने चाहिए। जो डायबिटिक हैं, उनको बहुत मीठे फल नहीं खाने होते, कच्चा फल या आधा कच्चा पका फल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का भी खूब अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनमें जिंक होता है, जो हमारे लिए एक और अच्छा काम करते हैं। ये भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और साथ साथ सेलेनियम जो है, ये भी हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। दूसरे विटामिन्स भी बहुत लाभदायक होते हैं, मल्टी विटामिन्स हैं, या आयरन है, या ये क्या कहते हैं, ये जिंक है, सेलेनियम है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो इस प्रकार से विटामिन A है, विटामिन D है। तो ऐसे सब चीज़ों का
एक प्रचुर मात्रा में अगर आप बैलेंस डाइट खाते रहेंगे तो फिर ये आपके शरीर में कभी कमी नहीं आने की। तो विटामिन डी के लिए आप दूध ले सकते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, लेकिन उसमें क्रीम युक्त दूध नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रीम जो होती है, जो उसमें चिकनाई होती है, वो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगी, उससे और सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्योंकि जो जो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस होते हैं, इनमें आम तौर पे लिपिड जो है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमेशा जो अपना भोजन होगा उसमें कभी भी ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन का इस्तेमाल नहीं करना। जितने प्रोसेस फूड आते हैं, जितने मैदे के प्रोडक्ट्स आते हैं, इनका भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो हो सकता है कि आने वाले समय में डायबिटीज़ हो जाए, तो इसलिए हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स का या जितने भी मीठे शुगर की बनी हुई चीज़ें हैं, इनका हाइपोथायराइडिज्म के जो मरीज होते हैं, इन्हें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। फिर देखिए, सलाद की मात्रा भी खूब अच्छी खाते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, और इसमें फाइबर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपको कब्ज नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन अक्सर हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में मिलता है, तो वो भी नहीं होगी। पानी की मात्रा भी बहुत अच्छी लेनी चाहिए, और रात के समय अगर इस सब घुल के 3-4 चम्मच दूध में घोलकर अगर आप पीते रहेंगे, तो उससे भी क्या होगा कि हमेशा पेट साफ होता रहेगा, और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर देखिए, ऐसे पेशेंट्स को कमजोरी आती है, थकावट बहुत रहती है शरीर में, हाइपोथायराइडिज्म का वेट भी ज़्यादा होता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए कि आपकी थकावट ज़्यादा ना मिले, तो कम से कम 7 से 8 घंटे रोज़ सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इतनी नींद हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों को लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अपना स्ट्रेस लेवल ना ज़्यादा बढ़ने दें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो थायराइडाइटिस हुआ हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो बहुत शीघ्र बढ़ेगा, और उसके साथ फिर आपकी डोज भी बढ़ जाएगी, आपकी जो मेडिसिन है वो भी डोज बढ़ जाएगी, और शरीर में नुकसान आते हैं। डिप्रेशन तो अपने आप में सारे शरीर को उसकी एनर्जी सक कर लेता है। तो इसलिए हमेशा ऐसे पेशेंट्स को डिप्रेशन में नहीं रहना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होती है। योगा मेडिटेशन करना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके बाद हर पेशेंट को हमेशा एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना चाहिए। 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज जितने भी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस हैं, इन्हें करते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी मसल्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो उन मसल्स को ट्यूनिंग देने के लिए, हार्ट मसल की टोनिंग बढ़ाने के लिए, शरीर के सारे अंगों को सही रूप में रखने के लिए एक्सरसाइज करना भी ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ देखिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो स्मोकिंग है इसका भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, वो चिकनाई जो है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, ये सब कुछ ऐसे लाइफस्टाइल के जो गलत लाइफस्टाइल होती है, उससे क्या होगा कि आपकी जितनी वेसल्स हैं उनका ल्यूमन छोटा हो जाएगा, आर्टरीज का ल्यूमन छोटा हो गए, फिर डिफरेंट टाइप के आपको रोग होने के चांसेस हाइपोथायराइडिज्म मरीज में ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा उन्हें ये परेशानी बन सकती है। तो उनसे बचने के लिए इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। और बाकी कोई ऐसा बड़ा रोग नहीं है, दुनिया में बहुत लोगों को होता है, लेकिन अपना वेट को कंट्रोल करें, मेडिसिन समय से खाते रहें। तो ये भी जैसे आप अपना भोजन रोज़ खाते हैं, इस प्रकार से ये मेडिसिन भी लगातार जीवन भर खानी होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।